हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 years सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए समसामयिक घटना चक्र से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पिछली वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन कराए थे। आज 11 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ही पदार्थ से बने तार एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। उनमें से किसी एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास वाला तार। ऑप्शन बी 2 मीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास वाला तार। ऑप्शन सी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार। ऑप्शन डी 1 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास वाला तार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दो देखते हैं। कोई मृत्यु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। 3 देखते हैं। स्याही शोक पत्र काम करने के विफल हो जाता। 4 देखते हैं। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 2 और 4। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही का सोखना। ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पड़ोसमूह की अपेक्षा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पड़ोसमूह की ओर आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए परासरण। ऑप्शन बी विसरण। ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन डी जीवद्रव्य संकलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। निष्कर्ष देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकासरण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। निष्कर्ष देखते हैं। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। जब किसी झील की तली से
उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा, ऑप्शन डी चटपटा होकर तस्त रीनुमा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झिल्ली की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घटती है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर ब्रह्म वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भाग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का नियम, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पास्कल का नियम। निष्कर्ष देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। ऑप्शन ए लोगों के आवागमन के संबंध में, ऑप्शन बी लोगों के जुड़वा के संबंध में, ऑप्शन सी लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। निष्कर्ष देखते हैं। मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। ऑप्शन ए तूफानी मौसम,
ऑप्शन बी प्रशांत मौसम, ऑप्शन सी शीत एवं शुष्क मौसम, ऑप्शन डी शुष्क एवं उज्ज्वल मौसम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तूफानी मौसम। वायु दाबमापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। एक तरल किसी सिलिंडर पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी एस्फाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस्फाल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए बर्फ उष्मा की कुचालक है, ऑप्शन बी झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती, ऑप्शन सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो दोस्तों जो भी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब न किया कृपया लाइक से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि ऑप्शन ए मछलियां नियततापी जीव हैं, ऑप्शन बी मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता, ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री से, ऑप्शन बी 4 डिग्री से, ऑप्शन सी 50 डिग्री से, ऑप्शन डी 100 डिग्री से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री से। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री से के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री से पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री से पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए 373 केल्विन पर, ऑप्शन बी 277 केल्विन पर, ऑप्शन सी 273 केल्विन पर, ऑप्शन डी 269 केल्विन पर। यह दोस्तों यूपीपीसीएस प्री मैन 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 277 केल्विन पर। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन के बराबर सी प्लस 273 बराबर 4 प्लस 273 बराबर 277। अतः 277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। कथन ए लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निष्कर्ष देखते हैं। लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। अतः कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम ही। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों। ऑप्शन ए सुई की नोक नुकीली होती है।
ऑप्शन बी जहाज सपाट होता है। ऑप्शन सी जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन डी सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी श्यानता के कारण। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ऑप्शन सी पानी से बाहर आकर स्थिरता को खो बैठी है। ऑप्शन डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। निष्कर्ष देखते हैं। आर्किमिडीज के प्लॉन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है, परंतु वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 होगा। निष्कर्ष देखते हैं। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है तब जल के गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल बराबर 200 माइनस 200 बराबर 0। अतः जल में गुब्बारे का भार 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संसर्जन बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्री बल के कारण। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्री बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। निष्कर्ष देखते हैं। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है
और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं। बादल को इंग्लिश में क्लाउड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन ए टेपयूनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी फ्रेशियम, ऑप्शन डी टेक्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेक्नीशियम। ये दोस्तों झारखंड पीसीएस प्रे 2013 में पूछा गया था और झारखंड पीसीएस में 2014 में पूछा गया था। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ऑप्शन ए 1/9 भाग, ऑप्शन बी 1/10 भाग, ऑप्शन सी 1/6 भाग, ऑप्शन डी 1/4 भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1/9 भाग, ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। निष्कर्ष देखते हैं, शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागरों में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ती है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती, वह शुद्ध होती है। चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का सतह ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही होगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उतना ही होगा। निष्कर्ष देखते हैं, आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व में कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए समुद्री जल नमकीन होता है, ऑप्शन बी समुद्री जल गहरा होता है, ऑप्शन सी समुद्री जल भारी होता है, ऑप्शन डी समुद्री जल हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्री जल नमकीन होता है। निष्कर्ष देखते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावक
उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उठता है, ऑप्शन बी वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन सी वह उसी तल पर रहता है, ऑप्शन डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उठता है। निष्कर्ष देखते हैं। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उड़ जाता है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक्स इन सो फार वेरी मच।